नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन दस्तावेज का दूसरा खंड जारी किया। एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर होने वाले छठे सामूहिक विलोपन के लिए मानव को दोषी ठहराया जाएगा। सरकार ने ड्रोन रोधी गन के लिए मानदंड निर्धारित किए और उत्तर भारत में शीतलहर और तेज होंगी। राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन आरंभ। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श करने की जरूरत है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन दस्तावेज का दूसरा खंड जारी किया है। ये दस्तावेज इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के सहयोग से जारी किया गया है। इसका शीर्षक है वर्ष 2026 तक $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात। इस दस्तावेज का पहला खंड नवंबर 2021 में जारी किया गया था। इस खंड का शीर्षक था भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला हिस्सेदारी में वृद्धि। डिजिटल उपभोग में बढ़ोतरी और विविधीकरण से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारी अवसर पैदा होते हैं। ये पूरा दस्तावेज ऑल ऑफ द गवर्नमेंट दृष्टिकोण पर आधारित है। ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को व्यापक और गहन बनाने पर केंद्रित है। और आइए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सामने मौजूदा चुनौतियों के बारे में। चीन और वियतनाम की तुलना में भारत की लागत संबंधी असमर्थता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रणाली की कमी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की कमी, इसके अलावा अनुपालन आवश्यकताएं और जांच प्रक्रिया कारोबारी माहौल को प्रभावित करते हैं, साथ ही निवेश आकर्षित करने में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर उच्च आयात प्रशुल्क एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर समग्र घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना, उन घरेलू कंपनियों का पोषण करना और बढ़ावा देना जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इसके अलावा संधारणीयता और व्यवसाय करने में सुगमता से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, लागत अक्षमताओं को दूर करना और देश से निर्यात को बढ़ावा देना तथा भारत में डिजाइन तंत्र को प्रोत्साहित करना। और डिजाइन तंत्र को विकसित करने के लिए कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और उत्पादन में बढ़ोतरी करनी होगी, उप संयोजनों एवं घटक प्रणाली में बदलाव और विकास करना होगा, डिजाइन तंत्र का निर्माण करना होगा, भारतीय कंपनियों का पोषण करना होगा और भारत में व्याप्त अक्षमताओं को लगातार दूर करना होगा। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर होने वाले छठे सामूहिक विलोपन के लिए मानव को दोषी ठहराया जाएगा। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी अपने छठे सामूहिक विलोपन के चरण से गुजर रही है। सामूहिक विलोपन का मतलब है विश्व की लगभग 75% प्रजातियों के भूवैज्ञानिक कालखंड की एक छोटी सी अवधि में विलुप्त हो जाने की घटना। आपको बता दें कि अब तक 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। हालांकि वे सभी प्राकृतिक कारकों की वजह से हुए थे, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से मनुष्यों के कारण हो रहा है, इसलिए इसे एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। छठे विलोपन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि पिछली शताब्दी में 400 से अधिक कशेरुकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। स्थलीय कशेरुकियों की 29,400 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों के सदस्यों की कुल संख्या 1,000 से भी कम रह गई है। इसके अलावा मेरुदंड वाली मछलियों, पक्षियों एवं स्तनधारियों सहित 30% से अधिक जीवों के पर्यावास क्षेत्र और आबादी दोनों में गिरावट हो रही है। और आइए अब आपको बताते हैं सामूहिक विलोपन के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में। इसके लिए प्रमुखता से जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन की बढ़ती गतिविधियां, यानी कि चरम तापमान परिवर्तन, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि एवं गिरावट, महासागरीय ऑक्सीजन की कमी आदि। इसके अलावा भूगर्भिक आपदाएं जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्रग्रह, आक्रामक प्रजातियां, संसाधनों का अति उपभोग, कृषि गतिविधियों की वजह से वन भूमि कम होती जा रही है, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक पर्यावासों से निकाला जा रहा है। ये सभी कारण सामूहिक विलोपन के लिए उत्तरदायी हैं। और आइए अब आपको बताते हैं सामूहिक विलोपन के इतिहास के बारे में और कैसे ये इतिहास के लिए सबसे बड़ा संकट रहा है, इसके बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्डोविसियन कल्प के बारे में। इसमें मृत्यु दर 85% थी। इसका समय है आज से 445 मिलियन वर्ष पूर्व। इसका कारण रहा तीव्र वैश्विक शीतलन,
और समुद्र का गिरता स्तर। इस विलोपन की वजह से तटीय क्षेत्र नष्ट हो गया था। कम तापमान से प्रभावित रासायनिक अभिक्रियाएं हुई थी। दूसरा विलोपन हुआ डिवोनियन कल्प में। इसमें मृत्यु दर 70% रही और इसका समय था 340 मिलियन वर्ष पूर्व। इसका कारण था क्षुद्र ग्रह का प्रभाव, तीव्र वैश्विक शीतलन। इसका परिणाम ये हुआ कि मलबे से स्थानीय विनाश हुआ और तापमान से समुद्री जीवन प्रभावित हुआ। तीसरा सामूहिक विलोपन था पर्मियन कल्प में। इसमें मृत्यु दर 95% रही। इसका समय 250 मिलियन वर्ष पूर्व रहा और इसके कारण रहे ज्वालामुखीय गतिविधि, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और तीव्र भूमंडलीय तापन। इस विलोपन का परिणाम ये हुआ कि महासागरों से ऑक्सीजन की समाप्ति हो गई और भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ। चौथा विलोपन हुआ ट्रियासिक कल्प में। इसमें मृत्यु दर थी 76% और इसका समय था 200 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके संभावित कारण थे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और तीव्र भूमंडलीय तापन। इसका परिणाम ये हुआ कि भूमि का मरुस्थलीकरण तेजी से हुआ और ऊष्मीय तरंगों की बारंबारता बढ़ गई। और पांचवें विलोपन को केटी कहा जाता है। इसमें मृत्यु दर 80% रही। इसका समय था 65 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके संभावित कारण थे क्षुद्र ग्रह प्रभाव, ज्वालामुखीय गतिविधि और समुद्र का गिरता स्तर। इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापक अग्नि की घटनाएं बढ़ी। विश्व स्तर पर राख से बने बादलों की वजह से पादप विकास में बाधा आई और न्यूक्लियर विंटर हुआ। सरकार ने ड्रोन रोधी गन के लिए मानदंड निर्धारित किए। हाल ही में सरकार ने सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश सीमावर्ती क्षेत्रों में आवारा ड्रोनों को नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा एंटी ड्रोन गन की तैनाती से संबद्ध है। इसमें कई मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे एंटी ड्रोन गन का उपयोग आवारा नैनो मानव रहित विमानों के लिए कम से कम 1000 मीटर और बड़े यूएवीज के लिए 250 मीटर की दूरी से किया जाएगा। ये यूएवी या यूएवीज के समूहों को नष्ट करेगी। प्रौद्योगिकी को निर्धारित रेंज में विभिन्न श्रेणियों में कॉप्टर, फिक्स्ड विंग यूएवी और रेडियो नियंत्रित यूएवी आदि को निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसे यूएवी के सभी ऑपरेटिंग, जीपीएस और मानक रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को अवरुद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। भारत में एंटी ड्रोन तकनीक की बात करें तो अक्टूबर 2019 में नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय छद्म ड्रोन रोधी दिशा निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य आवारा या छद्म ड्रोन को नष्ट करना था। साथ ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य ठिकानों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों से संबंधित संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटना था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की तकनीक विकसित की है। ड्रोन या मानव रहित विमान प्रणाली एक ऐसा विमान है जो स्वायत्त रूप से संचालित हो सकता है या जिसे बिना पायलट के दूर से ही संचालित किया जा सकता है। इनका उपयोग तस्करी, टोही या विभिन्न प्रकार के हमले करने, भीड़ युक्त क्षेत्रों या अन्य विमानों को लक्षित करने, आतंकवादियों द्वारा विस्फोटक गिराने आदि के लिए किया जाता है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। एंटी ड्रोन प्रणाली पता लगाने या ट्रैकिंग करने के लिए होती है। ये रेडियो टेक्नोलॉजी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल विधियों आदि के माध्यम से ड्रोन का पता लगाने या ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें विफल करने के लिए सॉफ्ट किल तकनीक है। ये तकनीक विनाशकारी बल का उपयोग किए बिना आवारा या छद्म ड्रोन को निष्क्रिय कर देती है। इस प्रौद्योगिकी में जैमर, स्पूफर और हैकिंग डिवाइस शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तकनीक है हार्ड किल की। इस तकनीक का प्रयोग ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें गन, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर तेज होंगी। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर कई राज्यों में अत्यधिक ठंड की स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक शीतलहर 24 घंटे के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट की घटना है। इसमें एक बड़े क्षेत्र में वायु का व्यापक शीतलन या अत्यधिक ठंडी वायु का प्रभावी होना शामिल है। शीतलहर का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों की बात करें तो हिल स्टेशनों के लिए शीतलहर तब कही जाती है जब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो। साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो। वहीं मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर तब कही जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम हो और तापमान उस अवधि के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो, या जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर का होता है। वहीं तटीय क्षेत्रों के लिए शीतलहर तब कही जाती है जब आरंभिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम या उसके बराबर होता है। साथ ही वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम होता है। शीतलहर के प्रभावी होने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। दिसंबर 2021 में लगातार 2 चरणों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभावी होना,
उत्तर पश्चिमी एशिया पर एक जेट स्ट्रीम का सक्रिय होना आदि। दूसरा है लालीना की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह से अधिक हिमपात और वर्षा हो सकती है। इससे अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमपात और वर्षा हो सकती है। इससे क्षेत्र में पूर्वी आर्द्र पवनों की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। शीतलहरें सुभेद्य लोगों जैसे कि शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पुराने रोगों से पीड़ित लोगों को प्रभावित करती है। ये रबी की फसलों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही दृश्यता आदि को भी कम करती है। शीतलहर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो रणनीति है उसके तहत जोखिम मूल्यांकन की पहचान करना और सुभेद्यता का आकलन करना शामिल है। गुणात्मक प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान जारी करना शामिल है। अंतर एजेंसी समन्वय स्थापित करना, जन जागरूकता और अनुसंधान एवं विकास करना और प्रभाव आकलन को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन। राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन यानी NMICPS के माध्यम से देश भर में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। इससे जनता से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकेगा। साइबर भौतिक प्रणाली संचार, डेटा संग्रह और प्रसंस्करण, कंप्यूटिंग, निर्णय लेने और कार्रवाई की क्षमताओं के साथ भौतिक वस्तुओं जैसे कि स्वचालित वाहनों और डेटा को डिजिटल या साइबर घटकों के साथ जोड़ती है। NMICPS के बारे में यानी कि राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करके CPS प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत आधार और एक निर्बाध तंत्र निर्मित करना है। इसे वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य है भारत को साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों में प्रमुख अभिकर्ता बनाना, सामाजिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों का रूपांतरण करना, साथ ही स्टार्टअप का वित्त पोषण करना और रोजगार बाजार में वृद्धि करना, CPS प्रौद्योगिकियों में अगली पीढ़ी के तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करना। NMICPS के 4 प्रमुख क्रियाकलापों में शामिल है प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मिशन से विकास के इंजन के रूप में कार्य करने की आशा है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, रणनीतिक सह सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योग 4.0, स्मार्ट शहरों, सतत विकास लक्ष्यों आदि में राष्ट्रीय पहलों को लाभ प्रदान करेगा। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श करने की जरूरत है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को किसी भी संविधि या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि एक पुरुष द्वारा बलपूर्वक अपनी पत्नी से लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये आयु सीमा 18 वर्ष कर दी थी। ये इस धारणा पर आधारित है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद ये मान लिया जाता है कि महिला ऐसे संबंध के लिए सहमत है। ये सहमति विवाह के अस्तित्व में रहने तक निरंतर रहती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत की 5.4% महिलाओं ने सूचित किया है कि उन्हें पतियों द्वारा लैंगिक संबंध बनाने के लिए विवश किया गया था। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रतिकूल और दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। इनमें चोट लगना, अवांछित गर्भधारण और खराब मानसिक स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के समापन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। निर्भया कांड के बाद गठित JS वर्मा समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। वर्ष 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले में केरल हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए एक आधार के रूप में मान्यता दी थी। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। केंद्र मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति के लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए सहमति का गठन करेगी। वर्तमान में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि ईसाई या मुस्लिम दलितों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। ये दर्जा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत वर्ष 1950 में जारी राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार दिया गया है। अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जातियों, नस्लों, जनजातियों या नस्लों के समूहों के कुछ हिस्सों को अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृति प्रदान कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद कानून बनाकर उपर्युक्त समूहों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल या उससे बाहर कर सकती है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि को सम्मानित करता है। ये नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इससे पहले असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रदान करता है। एक जिला एक उत्पाद योजना। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है। ओडीओपी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना था। प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए इसे पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। परिचालन की दृष्टि से इसका विलय निर्यात हब के रूप में जिला पहल के साथ कर दिया गया है। निर्यात हब पहल को विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यान्वित कर रहा है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इस योजना के तहत नामांकित कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों और उनके आश्रितों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। एक ऐप के साथ दोबारा से निर्मित वेबसाइट बिना जोखिम के स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाएगी। ये मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान सही समय पर एक अभिनव कदम है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। सरकार ने 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चिन्हित किया। इसे पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक चेतना में वृद्धि करना है। ये समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव और शोषण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 84 हथियार। भारतीय सशस्त्र बलों ने 84 को अपने नए सिंगल शॉट हथियार के रूप में चुना है। ये स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब का उत्पाद है। 84 हथियार युद्ध कुशल, हल्के, सिंगल शॉट और पूरी तरह से डिस्पोजेबल हैं। इनकी हैंडलिंग और इन्हें उपयोग करना आसान है। इसका भार लगभग 9 किलोग्राम है। इसकी प्रभावी सीमा 200 मीटर है। इसे टैंकों और लड़ाकू वाहनों, हेलीकॉप्टरों, विमानों तथा बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। गैर प्रतिमोच्य टोकन यानी नॉन फंजिबल टोकन्स (NFT) ये डिजिटल विश्व में एक तरह की परिसंपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई भौतिक रूप नहीं है। NFTs विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और उनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। NFT जिन परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उनमें अवतार जैसे इन गेम घटक, डिजिटल और गैर डिजिटल कलेक्टिबल्स, डोमेन नाम और इवेंट टिकट शामिल हैं। भंडारी समुदाय ये गोवा का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसे गोवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है। इस समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय ताड़ी निकालना और आसवन यानी डिस्टिलिंग करना है। इसके अलावा खेत की जुताई करना और बागों में काम करना था। ये समुदाय गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में निवास करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। मेडागास्कर ये द्वीप राष्ट्र जल की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ जल भोजन से ज्यादा महंगा हो गया है। मेडागास्कर में प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है, लेकिन वैश्विक तापन के कारण मेडागास्कर के जल विज्ञान चक्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण वहाँ सूखा और अकाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। मेडागास्कर की स्थिति की बात करें तो ये हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये 400 किलोमीटर चौड़े मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से अलग है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सर्वोच्च बिंदु है मरो मोकोट्रो। मेडागास्कर की सबसे लंबी नदी है मंगोक्यो। वर्ष 1895 से वर्ष 1957 तक इस द्वीप पर फ्रांस का शासन था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें, अपनों का और अपना विशेष ख्याल रखें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।